तो दोस्तों अभी 2 दिनों पहले यूट्यूब में एक मैं वीडियो देख रहा था जहाँ पे मैंने देखा कि एक बंदे ने एक सेकंड हैंड कार लिया था, लेकिन उस कार के साथ उनकी एक काफ़ी बड़ी फ्रॉड हो गई थी। तो वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा कि मेरे व्यूअर्स लोगों को भी बताया जाए ये चीज़ कि अगर आप लोग सेकंड हैंड कार लेते हो या फिर एक सेकंड हैंड बाइक्स लेते हो तो उनमें आपको क्या क्या चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ अपनी नज़र में रखनी चाहिए। जैसा कि आप लोग भी मेरे से हमेशा पूछते रहते हो कि भाई ये बाइक इतनी चली इतने में मिल रही है, वो बाइक इतनी चली इतने में मिल रही है। जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले इंस्टाग्राम पे एक बंदे का मेरे को मैसेज आया था जहाँ पे वो पूछ रहा था कि भाई KTM ड्यूक 390 सेकंड हैंड ले रहा हूँ मैं, 9100 किलोमीटर चली हुई 2017 मॉडल है, 1,80,000 रुपीज़ में मिल रही है। तो ऐसे अक्सर मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं जहाँ पे मेरे से लोग पूछते रहते हैं कि भाई ये बाइक कितने में मिल रही है, वो बाइक कितने में मिल रही है, क्या ये लेना सही होगा कि नहीं। तो वैसे यहाँ पे बहुत लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि भाई प्राइस बताओ कि कितनी होनी चाहिए, ये बाइक कितनी किलोमीटर चली हुई है, इस ईयर की मॉडल है। तो वैसे यहाँ पे मैं बहुत लोगों को पर्सनल रिप्लाई दे देता हूँ कि बिना बाइक की कंडीशन देखे बिना बाइक को चलाए प्राइस बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स दूंगा ताकि अगर आप लोग भी एक सेकंड हैंड बाइक या फिर कार खरीदते हो तो वो आपके लिए एक बेटर प्रोडक्ट साबित हो। और साथ ही में हम लोग ये भी बात करें हैं कि वो भाई के साथ क्या ऐसी फ्रॉड हो गई थी, उनकी कार में क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिनके वजह से इतना बड़ा बखेरा खड़ा हो गया। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोग न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना करने पाओ। तो दोस्तों सच्चाई की खोज नाम से एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड हुआ जहाँ पे एक बंदे ने बताया कि उसने होंडा एकॉर्ड नाम की एक सेकंड हैंड कार को परचेस किया था, लेकिन उस कार में उनके साथ एक काफी बड़ा फ्रॉड हो गया है। तो वो वीडियो में उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई हुई है कि होंडा एकॉर्ड खरीदने के बाद उनके साथ क्या क्या चीज़ घटित हुई, क्या क्या चीज़ का सामना करना पड़ा, कार में कौन कौन सी दिक्कत आई। तो वैसे उस वीडियो को मैं यहाँ पे प्ले करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, साथ ही ऊपर में आपको आई बटन पर भी मिल जाएगी। तो वहाँ से चाहे तो आप लोग उस वीडियो को जाके कंप्लीट देख सकते हो। और वहीं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी चीज़ बता दूँ कि इस वीडियो को बनाकर मैं कोई भी यूट्यूबर पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि एलिगेशंस लगा के यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आए दिन यूट्यूबर्स एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाए रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वो सब चीज़ पे नहीं बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको सेकंड हैंड कार या फिर बाइक खरीदने में इंटरेस्ट रहता है। तो आप लोगों के साथ भी वैसी कोई फ्रॉड ना हो, आप लोग भी जो अपने लिए सेकंड हैंड बाइक या कार खरीदो वो आपके लिए एक बेटर प्रोडक्ट साबित हो, इसलिए वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और साथ ही में जो भाई के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ उनकी वीडियो को और ज़्यादा हाईलाइट मिले और उनकी वीडियोस और ज़्यादा लोग तक पहुंचे, ताकि दूसरे लोग भी जो सेकंड हैंड कार्स खरीदने जा रहे हैं वो लोग अपने लिए एक बेटर जगह चुन सके कि कौन सी जगह से कार खरीदना है, कौन सी जगह से नहीं खरीदना है। सो बट एनीवेज अब हम लोग इस वीडियो में आगे बात करते हैं। तो सच्चाई की खोज नाम से यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें उन भाई साहब ने बताया था कि 17 मार्च को उन्होंने वो कार खरीदी थी जिसका नाम था होंडा एकॉर्ड। और होंडा एकॉर्ड की जो प्राइसिंग थी लगभग 6.25 लाख रुपीज यानी 6.25 लाख रुपीज वहाँ पे प्राइस रखी गई थी। और वही जैसे उन्होंने बताया कि 17 मार्च को ही उन्होंने वो कार को खरीद लिया था फुल कैश पेमेंट करके। और वहीं वो जो कार की न्यू में प्राइस है, फिलहाल तो वो कार बंद हो गई, लेकिन होंडा एकॉर्ड जब नई में मिलती थी तो 44 से 45 लाख रुपीज ऑन रोड में मिलती थी। तो एक्चुअली में यहाँ पे बात सही में सोचने वाली है कि जो कार आपको कॉस्ट करती है ऑन रोड में 45 लाख रुपीज, भला वो कार आपको सेकंड हैंड मार्केट में 6.25 लाख रुपए में कहाँ से मिलेगी। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ इसलिए बोला क्योंकि अगर कोई कार 45 लाख रुपीज़ में मिल रही है और साथ ही में अगर वो सेकंड हैंड मार्केट में आपको 6.25 लाख रुपए में मिलती है तो वो कार या तो बहुत ज़्यादा किलोमीटर चली होगी या फिर वो जो कार्स की ओनरशिप होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, या फिर तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो जो कार होगी एक्सीडेंटल या फिर डैमेज कार होगी जिसको कहीं ना कहीं से रीटच या फिर रीपेंट किया गया होगा। लेकिन इस भाई साहब की जो कार थी होंडा एकॉर्ड उसकी तो मेरे को किलोमीटर्स नहीं पता है कि उसने कितने किलोमीटर्स क्लॉक किए थे, लेकिन हाँ ये पता है कि वो कार फर्स्ट ओनर की थी। तो यानी जो दूसरा बंदा होता है उस कार की सेकंड ओनर होता है। अब आप ही लोग बताइए कि अगर फर्स्ट ओनर ने उस कार को खरीदा है लगभग 45 लाख रुपए ऑन रोड में, तो भला वो दूसरे ओनर को क्यों बेचेगा सिर्फ 6.25 लाख रुपए में। तो ये चीज़ जो मैंने बोला यहाँ पे आप लोग क्या सोचते हो, अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ ही सकते हो कि इतना ज़्यादा अगर प्राइस में ड्रॉप है तो कुछ ना कुछ कार के साथ झोल भी जरूर है। तो 17 मार्च को उस भाई साहब ने वो कार लिया था, लेकिन बस अगले ही दिन यानी 18 मार्च को ही वो जो कार थी वो चालू होना बंद हो गई थी। 18 मार्च को उसमें कुछ मेल फंक्शन आ गया था। तो वैसे अगर आप लोग उस वीडियो को कंप्लीट जाके देखते हो तो उसमें आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। फिर बाद में उस भाई साहब ने बताया कि इतना ज़्यादा खर्चा लगने के बाद भी कार जो है वो चालू नहीं हो रही थी और अभी 8 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी भी उस कार की जो आरसी है उनके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिया कि उन भाई साहब के साथ क्या हुआ। वैसे अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाननी है तो वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी जैसा मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में जिसकी वजह से अगर आप लोग भी इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आप भी जो सेकंड हैंड कार या फिर बाइक्स खरीदने जा रहे हो वो आपके लिए एक बेटर प्रोडक्ट साबित हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक सबसे ईजी टिप दे रहा हूँ जिसकी वजह से अगर आप इसको फॉलो करते हो तो यहाँ पे आपको अपने लिए एक बाइक या फिर कार चुनने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। वो ये है कि जब भी आप अपने लिए एक सेकंड हैंड कार या फिर बाइक देखने जाओ तो अपने साथ एक मैकेनिक को ज़रूर ले जाओ। मैकेनिक से मेरा मतलब ये है जिन पे आपको एक ट्रस्ट है, जो कि आपसे अच्छा खासा जान पहचान रखता हो, जिसको आपके बारे में पता हो कि ये जो मैकेनिक ये काफ़ी अच्छा काम करता है।
तो जो एक्सपीरियंस मैकेनिक्स होते हैं उन लोगों को काफ़ी सारी चीज़ पता रहती है कार और बाइक्स के इंजन के बारे में। वो लोग काफ़ी सारी चीज़ को आवाज़ से ही सुन के पता लगा सकते हैं कि ये जो इंजन है ये सही काम कर रहा है कि नहीं, या फिर ये जो इंजन है इसमें कुछ झोल है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि हर लोग इंजन की आवाज़ सुन के बता नहीं सकते कि वो जो इंजन है वो सही कंडीशन में है या फिर नहीं। या फिर आप लोग अगर 2-3 किलोमीटर चला भी लेते हो तो आप लोगों को ज़्यादा अंदाज मिलती नहीं है कि वो जो इंजन है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि 3-4-5 किलोमीटर तो कोई भी बाइक या कार काफ़ी अच्छी तरीके से रन कर जाती है। लेकिन अगर आप लोग एक मैकेनिक को ले जाओगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को कुछ अच्छे मैकेनिक से जान पहचान है तो उनको ज़रूर अपने साथ ले जाए, साथ ही में उनको कुछ टिप भी दे दे ताकि वो लोग और ज़्यादा खुल के बताए कि इसकी जो इंजन है उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये सही है या फिर नहीं है। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई कार या बाइक देख रहे हो जो कि आपको लेने का मन कर रहा है, लेकिन वो कार या बाइक बहुत ज़्यादा पुरानी है, उसमें बहुत ज़्यादा कम किलोमीटर्स भी दिखा रहे हैं, तो उनको हमेशा अवॉइड करें लेने से। क्योंकि सबसे पहली बात, अगर वो कार या फिर बाइक बहुत ज़्यादा पुरानी होगी तो उनकी जो पार्ट्स है वो आपको इजीली मिलेगी नहीं। वहीं अगर वो कोई स्पेशल बाइक या कार होगी तो उनकी स्पेयर पार्ट्स तो आपको और ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि हर एक ब्रांड जो होती है वो टाइम टू टाइम नया मॉडल्स लाते रहती है, तो पुरानी वाली मॉडल्स को बंद कर देती है, जिनकी वजह से जो पुरानी मॉडल्स हो जाती है, यानी जो 10-12 साल पुरानी मॉडल्स हो जाती है, उनकी स्पेयर पार्ट्स हल्की दिक्कत हो जाती है आपको मिलने में। और वहीं इसी टिप के साथ एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर कार या फिर बाइक आपको बहुत ज़्यादा पुरानी मिल रही है, साथ ही में उनका जो किलोमीटर्स है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा कम दिख रहा है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ झोल जरूर रहता ही है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको 100% कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि जो पुरानी कार्स या बाइक्स होती है उनके किलोमीटर्स की रनिंग हमेशा आपको हाई देखने को मिलती है। कुछ केसेस यहाँ पे ऐसे भी देखे जाते हैं कि जो ओनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम ड्राइव करते हैं, जिनकी वजह से उनकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा कम दिखती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जितनी भी बाइक्स या कार्स पुरानी रहती है उनकी जो किलोमीटर्स की रनिंग होती है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। बाइक की जो है वो 25 से 30,000 और वहीं जो कार है उनकी 50,000 से ऊपर की किलोमीटर आपको रनिंग देखने को मिलती है। तो 50,000 किलोमीटर से मेरा मतलब ये था कि जितनी भी जो कार से जो 10 साल से पुरानी होती है उनकी जो किलोमीटर्स की फिगर्स होती है वो इनसे ज़्यादा ही आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों तीसरी टिप ये है कि आप लोग अपनी बाइक या कार को ज़रूर चेक कर ले कि वो जो बाइक या कार है वो एक्सीडेंटल तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी बाइक या कार में अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाती है तो वो आप लोग इजिली रिप्लेस करवा सकते हो, या फिर अगर आप लोग रिप्लेस नहीं भी करवाते हो तो उनके बिना आपका जो काम है वो हल्का फुल्का चल ही जाता है। लेकिन अगर जो बाइक या कार एक्सीडेंटल अगर आपको मिल जाती है तो उनमें आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। चलिए एक पल के लिए आप लोग बाइक तो किसी तरह हैंडल कर लोगे, लेकिन कार अगर आपको एक्सीडेंटल मिल जाती है तो उसमें काफी ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि एक्सीडेंटल कार की जो अलाइनमेंट है वो हमेशा बिगड़ती रहती है। एक्सीडेंटल कार की जो हैंडलिंग है वो भी ठीक से काम नहीं करती है, और वही उनका जो इंजन है उसमें भी बार बार प्रॉब्लम आते ही रहता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करने की जरूरत है कि अगर आप लोग कोई भी कार लेने जा रहे हो तो उसमें एक बार जरूर चेक कर लो कि कहीं उसमें डेंटिंग पेंटिंग की गई है कि नहीं, कहीं उसमें रीटच या फिर रीपेंट का काम किया गया है कि नहीं। जरूर चेक करवा लो कि क्या बम्पर्स चेंज कराए गए हैं, क्या फेंडर्स चेंज कराए गए हैं। तो ये सब चीज आप लोग को जरूर एक बार चेक करने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग को यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो कार ये एक्सीडेंटल है कि नहीं, अगर आप लोग को डीलर भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, भले भी वो कार में आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगा कि डेंटिंग पेंटिंग वाले जो मैकेनिक होते हैं जो डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं उन लोगों को अपने साथ जरूर पकड़ के ले जाओ और उन लोगों से चेक करवाए कि ये कार में कुछ किया गया है कि नहीं, क्योंकि जो डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं उन लोगों को काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, वो लोग बहुत समय से ये काम करते रहते हैं। तो उन लोग एक बार में पकड़ के बता सकते हैं कि ये जो फलाना ढिमकाना कार है इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम किया गया है कि नहीं। अब दोस्तों चौथी टिप ये है कि आपको हमेशा अपनी किलोमीटर्स पे फोकस करना चाहिए कि वो जो कार या फिर बाइक है वो कितनी किलोमीटर्स चली हुई है, क्या उसकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से उसकी किलोमीटर्स ठीक है कि नहीं। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम लोग इंडिया में रहते हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में ये सब उल्टा सीधा काम काफी ज्यादा चलता है, मीटर्स को हमेशा टेम्पर किया जाता है। अब एनालॉग वाले जो किलोमीटर्स की रीडिंग होती है उनको तो ईजिली टेम्पर करते ही है, लेकिन साथ ही में बहुत लोग मेरे से ये पूछते हैं कि क्या जो डिजिटल मीटर्स होते हैं उनको टेम्पर किया जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि डिजिटल मीटर्स को भी टेम्पर किया जा सकता है और बहुत लोग डिजिटल मीटर्स को भी टेम्पर करते हैं। तो अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप जो सेकंड हैंड कार या फिर बाइक लेने जा रहे हो उनकी जो मीटर्स की रीडिंग है वो सही दिखा रही है या नहीं। तो जो भी आप लोग सेकंड हैंड कार या फिर बाइक्स लेने जा रहे हो तो डीलर से उनकी सर्विस रिकॉर्ड जरूर एक बार आप लोग मांगे, और वो जो सर्विस रिकॉर्ड है वो जाके आप लोग ऑथराइज सर्विस सेंटर से मैच करवाए कि उसमें जो किलोमीटर्स की रीडिंग है वो सेम आ रही है कि नहीं। क्योंकि जैसा आप लोग भी जानते हैं कि जब भी हम लोग अपनी बाइक या कार की सर्विस कराने जाते हैं तो उसके लिए एक जॉब कार्ड बनता है, और जॉब कार्ड में जो किलोमीटर्स की रनिंग है वो लिखी जाती है। चाहे आप फर्स्ट सर्विस कराओ, चाहे सेकंड सर्विस कराओ, चाहे कोई भी सर्विस कराओ, उसमें जो जॉब कार्ड बनता है उसमें आपकी किलोमीटर्स की रनिंग लिखी जाती है। तो लास्ट सर्विस जो की गई होगी उस कार या फिर बाइक की, उसकी जॉब कार्ड से आप लोग जरूर किलोमीटर्स मिला ले कि इसकी जो किलोमीटर्स है वो मेरे बाइक या कार के किलोमीटर्स के साथ मैच कर रही है या नहीं। और वहीं यहाँ पे मैं आपको जो जॉब कार्ड वाला पॉइंट बता रहा हूँ ये आपको ऑथराइज डीलरशिप पे नहीं मिलेगी, ऑथराइज सर्विस स्टेशन पे मिलेगी। जैसा कि आप लोग अगर टीवीएस की बाइक लेने जा रहे हो तो टीवीएस की सर्विस स्टेशन पे आपको जॉब कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वैसे ही अगर आप लोग हीरो की ले रहे हो, साथ ही में अगर आप लोग टाटा की कार ले रहे हो या फिर मारुति सुजुकी की कार ले रहे हो तो वहाँ पे आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर पे मिलेगी, ना कि डीलरशिप में।
और वहीं यहाँ पे मैं एक बात और भी बोल दूं कि अगर लास्ट वाली जॉब कार्ड में जो आपकी जो किलोमीटर्स की रनिंग है अगर वो 25,000 दिखा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कार या फिर बाइक है वो 25,000 ही चली होगी। हो सकता है कुछ फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिले। तो अब जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि लास्ट वाली जो सर्विस हुई थी वो जून में हुई थी वो कार की, और उस समय वो जो कार थी वो 25,000 किलोमीटर्स चली हुई थी। तो फिर अगर आप लोग दिसंबर में वो कार की किलोमीटर्स देखते हो तो जरूर उसमें आपको कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, कुछ ज्यादा किलोमीटर्स आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर वो कार में 25,000 किलोमीटर्स की रनिंग दिखा रही होगी जून के महीने में तो आपको दिसंबर में भी वही रनिंग दिखाएगी, थोड़ी सी तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी ही। फिर भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग इतना समझ ही सकते हैं कि 6 महीने या फिर 1 साल में ये जो कार है ज्यादा से ज्यादा कितनी चली होगी। तो कोई भी सेकंड हैंड कार या फिर बाइक्स लेने से पहले आप लोग एक बार जरूर किलोमीटर्स पे ध्यान दें कि किलोमीटर्स कितनी चली हुई है, क्या वो उसकी जो किलोमीटर्स है वो ठीक ठाक लग रही है कि नहीं उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग। और जैसा मैंने आपको बताया इस तरीके से आप लोग चेक करवा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे जो 5th टिप है जो कि आपको जरूर फॉलो करना चाहिए कोई भी सेकंड हैंड बाइक या फिर कार खरीदने से पहले। इवन अगर आप कोई न्यू बाइक या फिर कार खरीदने जाते हैं तो ये टिप को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए जो कि है PDI। अब दोस्तों PDI का मतलब होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। अब चाहे आप लोग सेकंड हैंड व्हीकल्स लेते हो या फिर आप लोग फर्स्ट हैंड व्हीकल्स लेते हो, दोनों की डिलीवरीज होती है और डिलीवरी से पहले आप लोग को उनकी इंस्पेक्शन जरूर करनी चाहिए। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम लोग कार या फिर बाइक लेने जाते हैं तो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि एक्साइटमेंट के ही चक्कर में हम लोग जो है वहाँ पे इंस्पेक्शन करना भूल जाते हैं, और इंस्पेक्शन नहीं करने के चक्कर में फिर बाद में हम लोग को ये सब चीजें का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े भाषण मैंने आपको दे ही दिए तो इंस्पेक्शन में एकदम ठीक ही से कर लेता हूँ। डिलीवरी वाले दिन एकदम पैनी नजर लेके मैं भी नहीं बैठता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि डिलीवरी वाले दिन काफी ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है, फैमिली मेंबर्स भी रहते हैं, दोस्त लोग भी रहते हैं, तो उन लोगों के बीच इतना ज्यादा इंस्पेक्शन करना पॉसिबल होता नहीं है। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हो, PDI जैसा मैंने आपको बताया प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो डिलीवरी के 1 या 2 दिन पहले आप लोग चल जाइए अपनी डीलरशिप में, चाहे आप लोग न्यू कार ले रहे हो या फिर आप लोग एक सेकंड हैंड कार ले रहे हो, तो उस समय आप लोग अपनी डीलरशिप में चल जाइए। अगर आप लोग न्यू कार ले रहे हो तो स्टॉक यार्ड में जा सकते हो, वहां जाके आप लोग चेक कर सकते हो कि आपकी जो कार है वो एकदम हर तरीके से रेडी है या नहीं। और प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के समय बहुत ज़्यादा लोगों को आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 3 लोग जा सकते हैं, लेकिन 2 लोग भी अगर आप लोग जाएंगे तो इजीली तरीके से आपका काम हो जाएगा। और कोशिश करें वो बंदे लोगों को ले जाने के लिए जिनको कार या फिर बाइक्स फील्ड में थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। अपनी कार की चैसी को देख ले, टायर्स को देख ले, अंदर से बैठ के देख ले कि सब कुछ सही है कि नहीं। फिर हर चीज़ों को आप लोग ऑन करके देख सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम, हेडलाइट, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है सबको ऑन करके देख सकते हैं कि सभी चीज़ें सही से काम कर रही है या नहीं। तो इसलिए इस टर्म को बोला ही जाता है PDI, यानी आप लोग डिलीवरी से पहले ही अपनी पूरी जो कार या फिर बाइक है उसकी अच्छी तरीके से इंस्पेक्शन कर लो ताकि इन फ्यूचर आपको कुछ दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बस यही कुछ चीज़ों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था ताकि आप भी जो अपने लिए सेकंड हैंड बाइक या फिर कार ले सको वो आपके लिए एक बेटर प्रोडक्ट साबित हो। और ये वाली जो 5th वाली पॉइंट मैंने आपको बताया ये चीज़ तो आपको हमेशा करनी ही चाहिए, चाहे आप लोग को न्यू बाइक या कार लो या फिर कोई सेकंड हैंड बाइक या कार लो। तो दोस्तों यही कुछ 5 टिप्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो अगर आपको ये सब सभी टिप्स अच्छी लगती है, अगर आपको ये सब सभी जो मैंने तरीके बताई है पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वहीं अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ ही में आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।